Hello +2 students. So next topic is anomalous behavior of nitrogen. Anomalous behavior of nitrogen. So nitrogen is the first member of group number 15 element. Nitrogen you all know. Nitrogen, फिर phosphorus, फिर arsenic, फिर antimony, फिर bismuth. So nitrogen is the first member, and every first member of each group have different property, have anomalous property when we compare with the other element of the group. So what are these anomalous behavior and why this anomalous behavior occurs? So actually all the anomalous behavior you can explain on 3 to 4 points. On the basis of 3 to 4 points you can explain all the anomaly. जैसे जो फर्स्ट है कि जो पहला जो एलिमेंट होता है इसका एक तो साइज बहुत स्मॉल होता है, एक तो इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साइज क्या होते हैं, बिगर होते हैं। तो उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट एलिमेंट उसकी डिफरेंट आती है। जैसे नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, थोड़ी डिफरेंट आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो भी हाई होती है। थर्ड पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन है या और भी फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होती है। तो इसके अलावा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये 3-4 पॉइंट है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये 3-4 पॉइंट है, इनके बेस पर यू कैन एक्सप्लेन ईच क्वेश्चन रिगार्डिंग द एनोमलिटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी है जो, तो वो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फर्स्ट एक आ जाता है आपके पास बच्चों कि जो नाइट्रोजन है वो p पाई बॉन्ड बना सकता है। ऐसे आ जाता है p पाई बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। जो बाकी एलिमेंट्स हैं फॉस्फोरस वगैरह वो नहीं बना सकते। इसका क्या आंसर है, p पाई बॉन्डिंग के बारे में ये क्वेश्चन है बच्चों, वो आ जाता है। सो क्या होता है p पाई बॉन्ड? एक्चुअली होता क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, इनमें पहला बॉन्ड तो बनता है सिग्मा, इनमें एक बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा। लेकिन इनमें और 2 बॉन्ड बन सकते हैं, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बनता है सेकंड बॉन्ड, ये बॉन्ड बनता है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई, क्योंकि इन दोनों का p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में जो यूज होता है, दोनों का p ऑर्बिटल यूज होता है। ये फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा है, जो सेकंड बॉन्ड है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, क्योंकि इस नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल इसमें यूज होता है, इसको बोलते हैं p पाई। इसका भी p ऑर्बिटल यूज होता है, इसको बोलते हैं p पाई। तो पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बन रहा है और p ऑर्बिटल के वजह से बन रहा है, तो इनको बोलते हैं p पाई बॉन्ड्स। ये आपने ध्यान रखना है कि p पाई बॉन्ड बनता कैसे है। तो नाइट्रोजन के केस में बन जाता है, फॉस्फोरस के केस में जो फॉस्फोरस होता है इसके केस में ये p पाई बॉन्ड नहीं बनते। फॉस्फोरस के केस में ओनली सिंगल बॉन्ड बन पाता है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फॉस्फोरस ओनली सिग्मा बॉन्ड बना पाता है एक दूसरे फॉस्फोरस के साथ, लेकिन नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ डबल या ट्रिपल मतलब p पाई बॉन्ड है वो बना सकता है। इसका क्या कारण है, तो इसका आपने आंसर देना है कि जो p पाई बॉन्ड बनता है वो बनता है, जैसे कि p ऑर्बिटल होते हैं, इनकी शेप डंबल होती है, आपको पता है। तो ये साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। ये इधर डंबल शेप इसके p ऑर्बिटल की है नाइट्रोजन की, दूसरे p ऑर्बिटल की जो नाइट्रोजन एटम है उसका p ऑर्बिटल की डंबल शेप इधर है। तो इनका आपस में जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ये शेयर हो रहा है ये पार्ट, इसकी वजह से इनमें क्या बन जाती है, p पाई बॉन्ड बन जाते हैं, इफेक्टिव ओवरलैप हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, इसका भी स्मॉल है, तो दोनों के जो p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि इनका साइज क्या है, काफी बड़ा है, तो इनके जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप कर नहीं पाते। जो फॉस्फोरस है बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज एंड डिफ्यूज p ऑर्बिटल, तो क्या होता है इनमें आपस में इफेक्टिव ओवरलैप हो नहीं पाता। अगर ओवरलैप होगा तभी वो बॉन्ड है वो बन सकता है। तो ये एक कारण है कि जो नाइट्रोजन है वो p पाई बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज है स्मॉल, इनके ऑर्बिटल क्या है आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। फॉस्फोरस का साइज है बिगर, इनके ऑर्बिटल है
जो वो क्या करते हैं, ओवरलैप बच्चे नहीं कर पाते हैं, इनके ऑर्बिटल आज ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, इनका टच एक दूसरे को नहीं कर पाते हैं ऑर्बिटल, सो पाई बॉन्ड फॉर्म होना मुश्किल है। वही बात आगे साइज पे आ गया सारा क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज देयर इज ए इफेक्टिव ओवरलैप बिटवीन p orbitals of two nitrogen atom and forming डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, p पाई बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। और दूसरा आ जाता है बच्चे कि जो बाकी है जैसे फॉस्फोरस वगैरह, फॉस्फोरस ये फिर ऑक्सीजन के साथ यहाँ मान लो एक R लग गया, दूसरा R लग गया, यहाँ तीसरा R लग गया, R मतलब CH3 भी कह सकते हो आप। तो ये फॉस्फोरस इधर D पाई P पाई बॉन्डिंग बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, ये D पाई P पाई बॉन्डिंग बना लेता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। और नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है मान लो इसके साथ 3 R लगा दो, ये ऑक्सीजन के साथ या और हैवी एलिमेंट का सिर्फ D पाई P पाई बॉन्डिंग नहीं बनाता। नाइट्रोजन D पाई P पाई नहीं बनाता, पर फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट क्या करते हैं, D पाई P पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आपने आंसर देना है कि जो मैंने जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे फॉस्फोरस की, तो उसमें 3D एम्प्टी हमारे पास ऑर्बिटल है वो अवेलेबल होता है, 3D ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल होता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं D पाई P पाई बॉन्डिंग के लिए। लेकिन D पाई किसका, फॉस्फोरस का, P पाई किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन जो नाइट्रोजन है इसमें 3D पॉसिबल नहीं होता, और अगर ऑक्सीजन में भी 3D पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ D पाई P पाई बॉन्डिंग बनती नहीं है। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म P पाई बॉन्ड्स बट इट कैन नॉट फॉर्म D पाई P पाई बॉन्ड बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव D ऑर्बिटल, सो D पाई P पाई बनना नहीं है बॉन्ड जो है। तो ऐसे आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देना है, किसके पास D ऑर्बिटल होते नहीं है तो कैसे फॉर्म करेगा ये D पाई P पाई बॉन्डिंग। और इसी के साथ एक और जुड़ा क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर भी आ जाता है। क्या है क्वेश्चन बच्चों को, क्वेश्चन है कि जो नाइट्रोजन है N2 ये गैस है, जो फॉस्फोरस है ये P4 है, फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या है, फिर बाकी भी ये क्या है, सॉलिड है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज सॉलिड। ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वही आ जाता है, कोई चीज लिक्विड है, कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज गैस है, तो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर उसके एटम में, उसके मॉलिक्यूल्स में कोई भी हमारा जो एलिमेंट है उसके एटम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, वो सॉलिड लिक्विड बन जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो गैसेस बन जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है बच्चे कि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल, और फॉस्फोरस का साइज क्या होता है, जब बाकी एलिमेंट है उसका साइज क्या होता है, बिगर। तो एक तो नाइट्रोजन में सिर्फ 2 ही एटम है और फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो फॉस्फोरस का साइज क्या होता है, बिगर, और नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल। और जो इनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी होती है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो डिपेंड करती है साइज पे। वो किस पे डिपेंड करेगी, साइज पे। अगर साइज ज्यादा है तो वो वैन डर वाल्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होंगी। अगर साइज कम है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी। अब नाइट्रोजन का क्योंकि साइज कम है, क्योंकि ये टॉप पे है और दूसरा इसमें 2 ही एटम है, तो इसका साइज कम होने की वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो दूर चले जाएंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन जाएगी, ये गैस बन जाएगी। गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर होते हैं। और बात करते हैं फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स की, तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें साइज इनका काफी ज्यादा है, बिगर है। उस बिगर साइज की वजह से, क्योंकि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बड़ी होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये पास में आ जाएंगे, जब पास में आ जाएंगे तब ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएंगे। So that is the answer of the question. Why nitrogen exists as gas and other elements exist as solid? The answer is
on the basis of size. Lesser is the size, lesser van der Waals forces of attraction. Bigger is the size, bigger van der Waals forces of attraction. And more force of attraction, more closer they will come, and they will come solid. So this is the answer of this question. इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ दीज एलिमेंट टुवर्ड हाइड्रोजन। इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चे, इसके बाद जो एक टॉपिक आ जाता है कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मुथ है, ये हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं? हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं बच्चे? जो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। जैसे नाइट्रोजन बनाता है NH3, जो फॉस्फोरस बनाता है PH3, आर्सेनिक बनाता है ASH3, एंटीमनी बनाता है H3, बिस्मुथ बनाता है H3। ये हमारा हाइड्राइड्स बन जाते हैं। बट इन हाइड्राइड्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान दो। एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो NH बॉन्ड है NH3 में, ये जो NH बॉन्ड है, सिंगली लिख लेता हूं मैं, ये जो NH3 है ना, जो NH जो बॉन्ड है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें है? इसमें है या इसमें है या इसमें? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें है? NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या PH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर ASH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? ये क्वेश्चन आ जाता है। उसका आंसर क्या है जरा ध्यान दें। क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसका साइज क्या है? स्मॉल है, और हाइड्रोजन उसका भी साइज क्या है? स्मॉल है। इनका जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये भी क्या होगी? कम होगी। साइज कम है, साइज कम है, ये दोनों पास में, इनका जो बॉन्ड बन रहा है इसमें, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी स्मॉल है। लेकिन क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, इधर हाइड्रोजन का तो छोटा ही है, तो इनमें फॉस्फोरस के साइज बड़े होने की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है, सेंट्रल डिस्टेंस है, इसका बढ़ जाता है। क्योंकि इसका साइज बड़ा है फॉस्फोरस का, उसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ है, जो इन दोनों में बॉन्ड बनता है वो लेंथी हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज। तो अगला जो आर्सेनिक है उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा आर्सेनिक का, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है H के साथ वो और बढ़ जाती है। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि NH बॉन्ड लेंथ कम है क्योंकि इसका साइज कम है, इसका साइज बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई, इसका साइज बढ़ गया और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब तुम्हें पता है कि चौक का पीस अगर छोटा हो, चौक का पीस क्या अगर छोटा हो, उसको अगर तोड़ना हो तो बड़ा मुश्किल लगता है। अगर उसका चौक है, उसका पीस है, वो लेंथ ज्यादा है, इजीली टूट जाता है। इसी तरह से ये जो छोटा स्मॉल बॉन्ड है, इसको अगर तोड़ना हो तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड की लेंथ स्मॉल है। जितना लेंथी बॉन्ड होगा वो इजीली क्या हो जाता है? टूट जाता है। सो ये आपने याद रखना है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, द NH/PH, ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है ये इन बॉन्ड्स की H के साथ, वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इजीली टूट जाता है। तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। तो क्योंकि ये नीचे जाते हैं तो बॉन्ड काफी लेंथी हो जाता है, तो इस लेंथी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी और इसकी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि NH बॉन्ड क्या है? बहुत पास में है। ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड क्या है? ये स्मॉल लेंथ है इसकी। तो स्मॉल लेंथ की वजह से इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी ज्यादा, उसको एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। तो इसके बाद और क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन? जब जब बॉन्ड टूटेगा, NH बॉन्ड टूटेगा, ये PH बॉन्ड टूटेगा, AH बॉन्ड जो ASH बॉन्ड टूटेगा, तभी तो हमें H मिलेगा। तो ये H, ये बॉन्ड तोड़ने के बाद जो H हमें मिलेगा, वो H को हमें किसी A एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। A में H डाल दिया, बन गया AH। किसी A एलिमेंट में H डाल दिया, बन गया AH। और किसी में भी हम H हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसको रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो अब किसी में अगर हाइड्रोजन ऐड करना है, किसी की रिडक्शन करनी है, तो हमें हाइड्रोजन चाहिए होगा। वो हाइड्रोजन हम कहां से ले सकते हैं?
AS से ले सकते हैं, P से ले सकते हैं, N से ले सकते हैं, NH से ले सकते हैं, क्योंकि PH से ले सकते हैं, ASH से ले सकते हैं। तो ये जो है ASH3, PH3, NH3, इनमें से सबसे इजीली हमें H कौन देगा? ये बिस्मिथ, क्योंकि बिस्मिथ का साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होगी बिस्मिथ की। H के साथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होगी। तो जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतना इजीली जो है हमें H दे देगा, जितना इजीली H दे देगा उतना हम किसी में ऐड करके रिडक्शन कर देंगे। तो ये बिस्मिथ BiH3 ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी की रिडक्शन के लिए एजेंट बना कौन? ये BiH3। तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा ये है। और सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? NH3, क्योंकि NH3 में NH बॉन्ड है बहुत स्मॉल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी। तो तोड़ेंगे H तब मिलेगा, तब हम किसी को दे पाएंगे, किसी की रिडक्शन हो पाएगी, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन पाएगा NH3। तो इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर है वो नीचे जाती है तो बढ़ती जाती है, बिकॉज बॉन्ड लेंथ बढ़ने से उसकी जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो कम होती जाती है। किसी और को हमने H देना है, इनमें से ही देना है, जो इजीली दे दे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि किसी में H ऐड करने को रिडक्शन बोलते हैं। तो ये एजेंट बन रहे हैं, ये आपको H दे रहे हैं, तो H जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, जो स्ट्रेंथ है वो नीचे बढ़ती है, क्योंकि नीचे जब जाते हैं तो इजीली हमें हाइड्रोजन दे रहा है किसी रिडक्शन के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वो अच्छा रहेगा। तो ये एक पूरी कहानी है रिड्यूसिंग एजेंट की, वो भी आप इस टॉपिक में से समझ सकते हो।